हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है चहल एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज की क्लास का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय आय की अवधारणा। देखो, जैसे किसी व्यक्ति की आय को कैलकुलेट किया जाता है ना, वैसे ही राष्ट्र की आय को भी कैलकुलेट करना होता है। हाँ, उसका मेथड अलग हो सकता है, उसको कैलकुलेट करना थोड़ा टफ हो सकता है। किसी पर्सन की इनकम को कैलकुलेट करना तो बहुत आसान हो गया, लेकिन उसके कंपेयर में जब हम राष्ट्र की आय को कैलकुलेट करते हैं तो उसके कुछ मेथड्स होते हैं। वो उसमें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी होती है। अर्थशास्त्र की भाषा में राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट करने के लिए चार दृष्टिकोण हैं, जिनमें से एक आपके सामने ये लिखा हुआ है ना, जीडीपी। हाँ, तो जीडीपी का पूरा नाम क्या है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। लेकिन जीडीपी के साथ साथ एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, निवल घरेलू उत्पाद, जीएनपी, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, और एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। आज की क्लास में हम कोशिश करेंगे कि जीडीपी को अच्छे से समझ जाएं कि जीडीपी क्या होता है। चलो मैं आप लोगों से पूछता हूं कि क्या होता है जीडीपी, क्या होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो एक बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है कि जब भी हम जीडीपी की बात करते हैं, तो जीडीपी का जो मतलब है ना, वो एक देश के भौगोलिक क्षेत्र से है। जैसे जीडीपी एक निश्चित समय अवधि, आमतौर पर एक वित्तीय वर्ष। तो जैसे ही हम वित्तीय वर्ष की बात करते हैं, तो अभी कौन सा वित्तीय वर्ष चल रहा है? अभी कौन सा वित्तीय वर्ष चल रहा है? 2024, 2025। तो जब भी जीडीपी को कैलकुलेट किया जाएंगे तो एक निश्चित समय अवधि होगी, और निश्चित समय अवधि क्या है? एक वित्तीय वर्ष के दौरान किसी देश की सीमाओं के अंतर्गत उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को मापता है। तो इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको याद रखनी है। जैसे सबसे पहले तो आपको ये जो वर्ड है ना, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं, तो आपको अंतिम को अंडरलाइन करना है। हम्म और आपको यहाँ पर एक टर्म को अंडरलाइन करना है, सीमाओं के अंतर्गत। अब देखो, इसको आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे इंडिया है, इंडिया की एक फिक्स बाउंड्री है, तो उस बाउंड्री के अंदर उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो कुल मौद्रिक मूल्य होता है, वही जीडीपी होता है। यहाँ पर एक बात आपको और समझनी है। देखो, जीडीपी में हम ये नहीं देखा जाता कि उत्पादन कर कौन रहा है, जीडीपी में देखा जाता है कि उत्पादन हो कह रहा है। जैसे जब भी मैं इंडिया की जीडीपी की बात करता हूं, तो इंडिया की जीडीपी में एक बात आपके तुरंत समझ में आनी चाहिए। ये आपके सामने इंडिया का मैप है, तो आप देख रहे हो कि इसकी एक फिक्स बाउंड्री है। हम्म तो इस फिक्स बाउंड्री के अंदर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, इस फिक्स बाउंड्री के अंदर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, वो जीडीपी में कैलकुलेट हो सकता है, कुछ शर्तों के साथ। शर्त क्या है? कि जो मूल्य इंक्लूड होगा, वो अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का होना चाहिए। जैसे इसमें जो टर्म्स है ना, हम उनको अलग अलग करके पढ़ते हैं। जैसे इसमें एक तो है कि देश की बाउंड्री के अंदर, मतलब घरेलू उत्पादित वस्तु और सेवाएं। और इसमें दूसरा टर्म है अंतिम वस्तु और सेवा। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि यहाँ पर जो ये वर्ड है घरेलू, उसका क्या मतलब है। तो घरेलू का मतलब यही है कि इस बाउंड्री के अंदर जो उत्पादन हो रहा है, वो जीडीपी में इंक्लूड होगा। ये नहीं देखा जाएगा कि उत्पादन कर कौन रहा है। देखो, ऐसा हो सकता है ना कि कोई जर्मन की कोई कंपनी है, वो इंडिया में स्टैब्लिश है। समझ रहे हो? कंपनी का ओनर जो है वो जर्मन का है, इंडिया में स्टैब्लिश है, लेकिन उस कंपनी का जो प्रोडक्शन है, वो इंडिया की जीडीपी में इंक्लूड होगा, क्योंकि वो इंडिया की बाउंड्री के अंदर उत्पादन कर रहा है। ये वाला पॉइंट समझ में आया आप लोगों के? उसी तरीके से जो हम बात करते हैं कि भाई, एक सेकेंड, उसी तरीके से जो हम लोग देखते हैं ना कि ये जो शब्द है अंतिम, इसका क्या मतलब है? तो अंतिम का मतलब एकदम सिंपल है, क्योंकि देखो इसका रीजन भी है, और रीजन को आपको समझने की कोशिश करनी है। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे गेहूं का उत्पादन हुआ, गेहूं का उत्पादन हुआ, अब गेहूं से आटा बनाया गया। अब आपने बाजार से आटा खरीदा और आटे की रोटी बना के आप लोग खा गए। समझ रहे हो? तो यहाँ पर जो अंतिम वस्तु है वो आटा है। तो आटे की जो वैल्यू है, वो जीडीपी में इंक्लूड होगी। लेकिन अगर आटे को प्रोसेस करने के बाद ब्रेड बनाया गया है, ब्रेड का पैकेट बनाया गया, तो अब इस सिनेरियो में जो अंतिम वस्तु है वो ब्रेड है। तो जो ब्रेड की वैल्यू है, वो जीडीपी में ऐड होगी, ना कि आटे की वैल्यू। ये वाला पॉइंट समझ में आया? अब देखो, अगर आप बिल्कुल सिंपल टर्म्स में भी, एक सिंपल लॉजिक के साथ में भी अगर आप समझने की कोशिश करोगे ना, क्योंकि आटे की जो वैल्यू है ना, वो ब्रेड में इंक्लूड हो जाएगी। अगर आटे की भी वैल्यू जीडीपी में ऐड हो और ब्रेड की भी वैल्यू जीडीपी में ऐड हो, तो ये वस्तु और सेवाओं के मूल्यों का दोहरा योग हो गया ना।
समझ रहे हो नहीं? तो इससे बचने के लिए जो ये शब्द है अंतिम, इसको स्पेशली जीडीपी के डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है कि अंतिम वस्तु और सेवा, जो मध्यवर्ती वस्तुएं हैं, जो फाइनल प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करती है, उन वस्तुओं की जो वैल्यू है वो जीडीपी में इंक्लूड नहीं होगी। देखना ये वाला पॉइंट समझ पाए आप लोग? आप देख भी सकते हैं, लिखा भी हुआ है कि पैसे के लिए बेची गई अंतिम वस्तुएं और सेवाएं, केवल अंतिम वस्तुओं की बिक्री की गणना की जाती है, क्योंकि अंतिम वस्तु बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली वस्तु से संबंधित लेन देन पहले से ही अंतिम वस्तु के कुल मूल्य में शामिल है। जैसे इसने एग्जांपल लिया लकड़ी का, अब लकड़ी से कुर्सी बनाई जा रही है, तो लकड़ी की जो वैल्यू है वो कुर्सी की वैल्यू में ऐड हो गई है ना, तो कुर्सी की वैल्यू जीडीपी में ऐड होगी, ना कि लकड़ी की वैल्यू जीडीपी में ऐड होगी। डन प्यारे बच्चों? तो ये हुआ जीडीपी। अच्छा, अब मेन पॉइंट ये है कि जीडीपी में क्या क्या शामिल होता है, क्या क्या शामिल नहीं होता है। तो शामिल क्या होता है वो मैंने अभी आपको बताया कि अंतिम वस्तु और सेवाओं का मूल्य शामिल होता है। अच्छा, शामिल क्या नहीं होता है तो आप डेफिनेशन से भी समझ सकते हैं, या आप उसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि देखो, जैसे अवैतनिक कार्य है, जैसे घर में महिलाएं हैं काम करती हैं, अब उसके लिए उनको कोई पैसा तो नहीं मिल रहा है ना, तो जो अवैतनिक कार्य है वो जीडीपी में इंक्लूड नहीं होगा। हम्म। उसके साथ साथ जैसे गैर मौद्रिक परिश्रमिक वाला कार्य आप काम कर रहे हैं लेकिन उसका कोई मौद्रिक मूल्य नहीं है, तो वो भी जीडीपी में इंक्लूड नहीं होगा। वस्तु विनिमय, जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि आपने एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु खरीदी, तो उसका जीडीपी में कोई योगदान नहीं है ना, तो वो भी जीडीपी में इंक्लूड नहीं होगा। हम्म। काला बाजार मतलब अगर आप, एक सेकंड, ये क्या हो गया भाई? हम्म। हाँ, काला बाजार मतलब अगर आप अवैध तरीके से, या पैसा जो है वो आपके बैंकिंग रेगुलेशन में नहीं है, तो वो भी जीडीपी में इंक्लूड नहीं होगा। अवैध गतिविधियां, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मध्यवर्ती वस्तुएं, जैसे लास्ट में लिखा हुआ है ना, मध्यवर्ती वस्तुएं और सेवाएं जिनका उपयोग अन्य अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए किया जाता है, वो भी जीडीपी में इंक्लूड नहीं होगा। उसका एग्जांपल हमने अभी समझा है, क्योंकि वहां पर फाइनल प्रोडक्ट चेयर है, कुर्सी है, तो उसका मूल्य ऐड होगा, ना कि लकड़ी का मूल्य ऐड होगा। डन प्यारे बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर दो कॉन्सेप्ट है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट एंड जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो फैक्टर कॉस्ट को हम हिंदी में बोलते हैं कारक लागत। इस इस कॉन्सेप्ट को आपको समझने की कोशिश करनी है। देखो, माना कोई वस्तु है, उसका जो प्रोडक्ट है मार्केट में, माना कि मैंने चेयर ली, एक चेयर है, उसका जो मार्केट में प्राइस है माना कि वो 100 रुपीज है। तो ये जो 100 रुपीज की चेयर है ना, जो आपने मार्केट से खरीदी, तो सिंपल सी बात है कि मार्केट प्राइस की बात हो रही है, ये बाजार मूल्य की बात हो रही है। लेकिन हमें इस कुर्सी की फैक्टर कॉस्ट या कारक लागत फाइंड करनी है, तो आप कैसे फाइंड करोगे, उसका क्या तरीका है? तो कारक लागत या फैक्टर कॉस्ट, सबसे पहले आप जो मार्केट प्राइस है, जो बाजार मूल्य है, उसको लिखोगे बाजार मूल्य, और बाजार मूल्य में से अब डेफिनेटली वो जो कुर्सी आपने 100 रुपए में खरीदी है, तो उसमें टैक्स भी इंक्लूड होगा। हम्म। तो इसमें से आप इनकम टैक्स, इसमें से आप इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करोगे, इसमें से आप अप्रत्यक्ष कर को माइनस करोगे। अच्छा, हो सकता है कि उसके प्रोडक्शन में गवर्नमेंट ने अगर कोई सब्सिडी दी है, अगर कोई सब्सिडी नहीं दी तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर उसके उत्पादन में गवर्नमेंट ने कोई सब्सिडी दी है, तो वो सब्सिडी यहाँ पर ऐड हो जाएगी। उसको हम हिंदी में बोलते हैं सहायकी, सहायकी। तो प्यारे बच्चों, अगर किसी वस्तु का बाजार मूल्य आपको पता है, तो आप वहां से फैक्टर कॉस्ट फाइंड कर सकते हैं। कैसे? बाजार मूल्य में से अप्रत्यक्ष कर माइनस करोगे और सहायकी ऐड करोगे, तो फैक्टर कॉस्ट इंक्लूड हो जाएगा। हम्म। तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, वो आपके सामने है। डन। चलो अब देखो, एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है। जैसे आपने सुना होगा सांकेतिक जीडीपी, वास्तविक जीडीपी, की नॉमिनल जीडीपी क्या है, रियल जीडीपी क्या है। इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूं, उस एग्जांपल से आप बेहतर तरीके से समझ पाओगे। देखो, यहां सामने आपको ध्यान देना है, मानो ये एक पर्सन है, ठीक है, और इनकी समोसों की दुकान है, ये एक दुकान है, किसकी? समोसों की दुकान।
ये समोसे की दुकान है। डन। एग्जाम्पल के लिए माना कि इसने 2023 में, इस पर्सन ने 2023 में, सिर्फ उदाहरण के लिए, इस पर्सन ने 2023 में 500 रुपए के समोसे बेचे। 500 रुपए के इसने समोसे बेचे 2023 में। डन। माना कि अगले साल 2024 में इसने 600 रुपए के समोसे बेचे। इसने 600 रुपए के समोसे बेचे 2024 में। अब आपको एक सिंपल से प्रश्न का आंसर करना है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि 2023 की तुलना में क्या 2024 में उसकी जो सेल है, उसकी जो बिक्री है, उसमें वृद्धि हुई है? आपको यस और नो में आंसर करना है चैट बॉक्स में। क्या लगता है आपको कि 2023 की तुलना में 2024 में क्या उसकी सेल या उसकी बिक्री में वृद्धि हुई है? अब देखो, देखने से लगता है कि हाँ भाई हुई है। 2023 में उसने 500 रुपए के समोसे बेचे थे और 2024 में वो 600 रुपए के समोसे बेच रहा है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि उसकी सेल में वृद्धि हुई हो। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि समोसे का प्राइस बढ़ गया हो। माना कि यहां पर समोसे का प्राइस है 10 रुपए एग्जाम्पल के लिए, और यहां पर भी एक समोसे का प्राइस 10 रुपए है, तो हम ऐसा डेफिनेटली बोलेंगे कि भाई उसकी जो बिक्री है उसमें वृद्धि हुई है। पहले उसने 2023 में उसने 50 समोसे बेचे थे 10 रुपए के हिसाब से, और 2024 में उसने भी 50 समोसे, 2024 में उसने 60 समोसे बेचे हैं 10 रुपए के हिसाब से। तो डेफिनेटली उसकी जो सेल है उसमें वृद्धि हुई है, उसकी बिक्री में वृद्धि हुई है। 2023 में उसने 50 समोसे बेचे थे, 2024 में 60 समोसे बेचे हैं। लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इसका प्राइस बढ़ गया हो? यहाँ पर प्राइस 10 रुपए था और यहाँ पर प्राइस 2024 में माना कि समोसे का प्राइस हो गया 15 रुपए। तो 15 रुपए के हिसाब से उसने कितने समोसे बेचे? तो सिंपल मैथमेटिक्स आप लगाओगे 40 समोसे। अब आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ कि 2023 में उसने 50 समोसे बेचे थे और 2024 में उसने 40 समोसे बेचे हैं 600 रुपए के। तो उसकी बिक्री में वृद्धि हुई है या उसकी बिक्री कम हुई है? निश्चित रूप से उसकी बिक्री कम हुई है। हम्म तो ये कैसे कैलकुलेट किया जाए कि वास्तव में जीडीपी बढ़ी है या मूल्यों का, या वस्तु और सेवाओं के मूल्यों में वृद्धि हुई है? ऐसा बिल्कुल हो सकता है ना। माना कि 2023 में जीडीपी 100 रुपए है एग्जाम्पल के लिए, 2024 में जीडीपी 120 रुपए हो गई। हम्म तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जीडीपी में वृद्धि हुई है? ऐसा भी तो हो सकता है कि वस्तुओं और सेवाओं का प्राइस बढ़ा हो। तो इसी कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाई करने के लिए दो कॉन्सेप्ट हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम बोलते हैं सांकेतिक जीडीपी और वास्तविक जीडीपी। सांकेतिक जीडीपी में जो जीडीपी कैलकुलेट की जाती है वो मार्केट प्राइस पर कैलकुलेट की जाती है। जैसे अभी हमने समोसे देखे भाई 600 रुपए के, बात खत्म हो गई। लेकिन जो वास्तविक जीडीपी है, वास्तविक जीडीपी में वस्तु और सेवाओं का वही प्राइस देखा जाता है जो प्राइस आधार वर्ष में था। अब यहां से एक कॉन्सेप्ट जनरेट होता है कि ये आधार वर्ष क्या है। जैसे अभी जीडीपी को कैलकुलेट करने का जो आधार वर्ष है ना, वो 2011-12 है। इस बात को बहुत ध्यान से समझना, 2011-12 है। तो जब वास्तविक जीडीपी कैलकुलेट की जाती है तो वो इस आधार वर्ष पर की जाती है कि इस आधार वर्ष में वस्तु और सेवाओं का प्राइस क्या था। जैसे अगर समोसे की बात है तो ये नहीं देखा कि 2024 में समोसे का प्राइस कितना है, वो देखा कि 2011-12 में समोसे का प्राइस कितना था। तभी तो पता लगेगा ना कि समोसों की बिक्री में वृद्धि हुई है या सिर्फ समोसों का प्राइस बढ़ा है। डन प्यारे बच्चों। और जो सांकेतिक जीडीपी है ये मार्केट प्राइस पर देखी जाती है जो भी अभी करंट में है। तो रियलिटी में जीडीपी बढ़ी है या नहीं बढ़ी है उसका पता किस बात से पता लगता है? वो लगता है वास्तविक जीडीपी से। हम्म तो इसलिए कहा भी गया है कि मुद्रास्फीति के समायोजन के बिना वर्तमान कीमतों पर उत्पादित वस्तु और सेवाओं के मूल्यों को मापता है, उसको हम बोलते हैं सांकेतिक जीडीपी। और वास्तविक जीडीपी क्या है? एक स्थिर आधार वर्ष की कीमतों का उपयोग करके उत्पादित वस्तु और सेवाओं के मूल्यों को मापकर मुद्रास्फीति के लिए समायोजित होती है। मतलब मुद्रास्फीति का समायोजन का मतलब ये है कि प्राइस कितना बढ़ा है वो इस बात से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ ये देखेगा कि 2011-12 में प्राइस कितना था। इसी को बोलते हैं मुद्रास्फीति का समायोजन। अभी आप लोगों ने मुद्रास्फीति नहीं पढ़ा है, अभी हम पढ़ेंगे आने वाले क्लासेस में। अभी आप समझो मुद्रास्फीति का मतलब महंगाई से है, प्राइस कितना बढ़ा है उसका समायोजन यहाँ पर हो जाएगा। डन प्यारे बच्चों। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया कि जो सांकेतिक जीडीपी है उसमें मुद्रास्फीति को समायोजित नहीं किया जाता, और जो वास्तविक जीडीपी है उसमें मुद्रास्फीति को समायोजित किया जाता है।
देखना ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? आगे बढ़े। हाँ, दुकान के एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो, एकदम आसान तरीका है। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही चलो देखो, ये ग्राफ है आपके सामने है। अभी नॉमिनल जीडीपी के मामले में इंडिया की जो रैंकिंग है वो 5वें नंबर पर आती है। ये जो डेटा है ना, ये जो डेटा है वो यूएस ट्रिलियन डॉलर के हिसाब से है। तो अभी जो इंडिया की जीडीपी है वो 3.93 यूएस ट्रिलियन डॉलर है, जो कि 5वें नंबर पर है। आपको पता ही है कि नॉमिनल जीडीपी के मामले में भारत की जो रैंकिंग है वो टॉप 5 में आती है। फर्स्ट नंबर पर क्या है? यूएस, फिर चाइना, जर्मनी, जापान और इंडिया। यूके को हमने 2022 में ही पीछे हटाया है नॉमिनल जीडीपी के मामले में। अच्छा, नॉमिनल जीडीपी से मेरे याद आया, आप लोगों ने निश्चित रूप से ऐसा कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, आप लोगों ने निश्चित रूप से ऐसा कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि सांकेतिक जीडीपी, जिसको हम बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी, इसके आधार पर भारत की जो रैंकिंग है वो टॉप 5 में आती है। भारत की जो रैंकिंग है वो 5th है। लेकिन इसके साथ साथ आपने एक टर्म पढ़ी होगी कि पीपीपी के आधार पर, यहां पर पीपीपी का मतलब क्या है? परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग पावर पैरिटी कि पीपीपी के आधार पर इंडिया की जो रैंकिंग है जीडीपी के मामले में वो 3rd रैंकिंग है। पीपीपी के आधार पर फर्स्ट नंबर पर आता है चाइना, सेकंड नंबर पर आता है यूएस, और 3rd नंबर पर आता है इंडिया, अकॉर्डिंग टू पीपीपी। लेकिन जब हम बात करते हैं नॉमिनल जीडीपी, तो नॉमिनल जीडीपी में फर्स्ट नंबर पर यूएस, फिर चाइना, फिर जर्मनी, फिर जापान, फिर इंडिया। तो मतलब ऐसा क्या है कि नॉमिनल जीडीपी के आधार पर इंडिया की रैंकिंग 5 ही हो जाती है, लेकिन जैसे ही हम परचेजिंग पावर पैरिटी या पीपीपी की बात करते हैं तो इंडिया की रैंकिंग 3rd हो जाती है। तो भाई पीपीपी क्या है? तो चलो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज पीपीपी। पीपीपी क्या है? पता होना चाहिए ना। चलिए, तो ये है पीपीपी। पीपीपी को क्या बोलते हैं हम लोग? क्रय शक्ति क्षमता। पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी। हम्म परचेजिंग पावर, क्रय शक्ति, पैरिटी क्षमता, क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर जीडीपी। तो क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर भारत की जो जीडीपी है वो दुनिया की टॉप 3rd जीडीपी में आती है। फर्स्ट इज चाइना, सेकंड इज यूएस, और थर्ड इज इंडिया। तो पीपीपी क्या है? देखो, एक्चुअली नाम से पता चल रहा है ना, परचेजिंग पावर पैरिटी, खरीदने की क्षमता के अनुसार। देखो, ऐसा बिल्कुल हो सकता है ना कि माना कि इंडिया में 1 किलो चीनी खरीदने के लिए 40 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। इंडिया में 1 किलो चीनी खरीदने के लिए 40 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। हो सकता है कि यूएस में, ये मैंने यहां पर लिख दिया इंडिया, हो सकता है कि यूएस में 1 किलो चीनी खरीदने के लिए $1 खर्च करना पड़ता हो। तो परचेजिंग पावर पैरिटी कहती है कि जब आप परचेजिंग पावर की पैरिटी करोगे ना, तो यहां से पता चलता है कि भाई $1 की वैल्यू हो गई कितने? 40 रुपीज। एक्चुअली पीपीपी और कुछ नहीं है, ये एक्सचेंज रेट का एक तरीका है। हम्म अब होगा क्या? कि जब फाइनली सभी देशों की जीडीपी कैलकुलेट की जाएगी, तो अगर हम मार्केट एक्सचेंज रेट के हिसाब से देखते हैं, तो हो सकता है कि $1 की वैल्यू है 84 रुपीज। लेकिन जैसे ही हम पीपीपी में आएंगे तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। कितना हो जाएगा? 40 रुपीज। अब आपको, क्योंकि भारत की जीडीपी जो कैलकुलेट होगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो डॉलर की फॉर्म में कैलकुलेट होगी, तो आप उसको जब 40 से डिवाइड करोगे तो उसको करने के बाद में जो वैल्यू आएगी वो इसके कंपेयर में ज्यादा होगी। तो ये सारा खेल है पीपीपी का। एक्चुअली पीपीपी एक उस तरीके का एक्सचेंज रेट है जो वस्तुओं की खरीदने की क्षमता के आधार पर डिसाइड होता है। डन प्यारे बच्चों, और वो हर कंट्री में अलग अलग हो सकता है। तो ये पूरा खेल है, आप देख सकते हो। पीपीपी जीडीपी देशों के बीच जीवन यापन की लागत में अंतर को ध्यान में रखते हुए जीडीपी आंकड़ों को समायोजित करता है, जिससे आर्थिक उत्पादन की अधिक सटीक अंतर्राष्ट्रीय तुलना संभव हो पाती है। अब आपको लगेगा कि किन किन प्रोडक्ट की तुलना होगी, तो एक बास्केट तैयार की जाती है, उसमें कुछ प्रोडक्ट रखे जाते हैं और उनके आधार पर डिसाइड किया जाता है कि पीपीपी के अकॉर्डिंग किसी कंट्री की जीडीपी क्या हो सकती है। डन प्यारे बच्चों, तो एक बार
चैट बॉक्स में रिप्लाई आप सभी लोगों को करना है कि ये जो जिन कॉन्सेप्ट के बारे में आज हमने डिस्कस किया, जैसे पहले हमने डिस्कस किया कि जीडीपी क्या है, फिर हमने डिस्कस किया कि भाई जीडीपी तो फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होता है, फिर हमने डिस्कस किया कि नॉमिनल जीडीपी क्या है, रियल जीडीपी क्या है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो कंसेप्ट हमने आज समझने की कोशिश की है उनको आप समझ पाए हो या नहीं समझ पाए हो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ।